हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे ड्राइव की जाती हैं और मैक्सवेल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था 4 इक्वेशन का एक सेट होता है, 4 फंडामेंटल इक्वेशन का एक सेट है। ठीक है, जो क्या हुआ, जिनको मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। तो जिसमें पहली इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, और सेकंड इक्वेशन जो थी आपकी वो थी डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड थी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी। ये भी आपको भी बहुत इसी तरीके से याद कर लेनी है मुंह जवानी, ठीक है, भूलना नहीं है इनको। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ये इक्वेशन जो थी इनका सेट था, ठीक। और ये जो थी 4 मैक्सवेल इक्वेशन थी। अब क्या है, फॉर फ्री स्पेस में जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है उसको समझना है हमें इन 4 इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हो, टाइम वेरिंग फील्ड होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, मैंने बताया था, स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, तो टाइम वेरिंग फील्ड होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है जो इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चल रहा है, ठीक, वेव के रूप में। और ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है जो इसके परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है, एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, वो भी वेव के रूप में चलता है, इधर को इस वाले प्लेन पे चलता है, वो ऐसे करके। ठीक है, अब वो मैं अच्छे से डायग्राम बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए, वो इस वाले प्लेन पे चलता है और ये इस वाले प्लेन पे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो वो क्या है आपका H, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, BH कह दो आप, तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये 2 फील्ड होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों किसके परपेंडिकुलर होते हैं, के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये नॉलेज अभी हमें है, ये नॉलेज हमें प्रीवियस मतलब जानते हैं, जितना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो हमने बचपन से पढ़ा है वो है ये नॉलेज। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस की मदद से ये चीज प्रूव करनी है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेव प्रोपगेशन वेक्टर होते हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्चुअल में क्या है, रेडिएशन है ना। तो रेडिएशन क्या है, जो सूरज का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रही है हमारे तक सूरज की, वो भी एक तरीका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो फ्री स्पेस से होकर आ रही है। तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो स्पीड है ना, वो स्पीड भी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। अभी तक हमें बता दिया गया कि हाँ, जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहां पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा। और पेपर में ऐसी ही चीजें आती हैं। लास्ट ईयर पेपर में आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी फॉर फ्री स्पेस, और वहां पर आपको EH और P दे रखा था। यहां पर वेव प्रोपगेशन वेक्टर के की जगह पर आपको P दे रखा था और इन तीनों को आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। 15 नंबर का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और उससे भी मतलब 2021-2020 सब में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार करना है इसको अच्छे से। कई बार आपको ये दे सकता है, ये तीनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, कई बार आपसे वो ये कह सकता है कि हाँ, जो लाइट की स्पीड होती है वो C जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये प्रूफ करो। या फिर कई बार सिंपली वो कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर फ्री स्पेस, आप पूरा डिफाइन करो अच्छे से। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इन 4 इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये अब हमें कुछ नहीं पता है, हम सारी चीज प्रूफ करेंगे। यहां पर थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अगर किस्मत सही रही तो आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर भी आया है, तो इस साल भी आने के चांसेस बन रहे हैं अगर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप तैयार करके जरूर जाएं। ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमें पता है होती हैं। ठीक है, अब इनकी मदद से हमें करना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस को प्रूफ करना है। ठीक, तो फॉर फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस की मैं बात करूं, क्या फॉर फ्री स्पेस
लिख सकता हूँ फॉर फ्री स्पेस में लिख सकता हूँ कि देखो फ्री स्पेस में जो अपनी रो होगा वो फ्री स्पेस के लिए जीरो होगा, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी होगी, क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि आपका जो ये है रो वो जीरो होगा। दूसरी चीज़ हमारा सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कंडक्टिविटी वाली सिग्मा की बात कर रहा हूँ। कंडक्टिविटी जो होती है वो फ्री स्पेस में जीरो होती है। ठीक, और तीसरी चीज़, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आपको पता है बी जो होता है वो म्यू एच होता है। ठीक, बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, और आपका जो डी होता है वो एप्सिलॉन ई होता है। लेकिन फॉर फ्री स्पेस ये म्यू की जगह पर म्यू नॉट लोगे और एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लोगे, अगर किसी मीडियम में बात नहीं कर रहे, फ्री स्पेस की बात कर रहे हो तो। ठीक है, और जो ये होता है जे जो करंट डेंसिटी होती है वो आप सिग्मा इंटू ई, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सिग्मा जो है आपके लिए वो कितना आएगा, सिग्मा जो है वो जीरो है, तो आपका जे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, रो जीरो है और सिग्मा जीरो है आपका। ठीक है, ठीक। अब अगर आप देखें तो आपकी जो इक्वेशन थी चार मैक्सवेल इक्वेशन, वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो, अगर ये सारी कंडीशन आप लगाएं, फ्री स्पेस की सारी कंडीशन लगा दें, तो देखो रो की जगह पर आप क्या रखोगे, रो की जगह पर आप जीरो रखोगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी फॉर फ्री स्पेस आप लिखो फॉर फ्री स्पेस जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप डाइवर्जेंस ऑफ डी जीरो है, यानी कि और आप डी को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन इस साइड आएगा तो वो जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई आप कह सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ई जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, आप डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका जीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है, बी की जगह पर आप क्या रख सकते हो, म्यू नॉट एच रख सकते हो। ठीक है, तो म्यू नॉट उस साइड जाएगा तो वो भी जीरो, तो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो आप ले लोगे। ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो। तीसरी चीज ये तो हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगी, और थर्ड इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी, कर्ल ऑफ ई होता है। ठीक है, ई तो ई रहेगा, और बी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का म्यू नॉट एच डेल ओवर डेल टी, और ये किसका होगा, एच का हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और फोर्थ इक्वेशन जो हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जे जीरो हो चुका है, जे क्या है अपने जीरो है। ठीक है, तो और डी की जगह पर आप क्या रखोगे, ये रखोगे, डी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ई रखोगे, एच ही रहेगा, तो कर्ल एच जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी हो जाएगा। ठीक, तो एक इक्वेशन ये मिलेगी, एक इक्वेशन ये मिलेगी, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। ये चार इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, और फॉर फ्री स्पेस जो क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये हो गई। ठीक है, यहां तक हो गई। अब इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो इनको इक्वेशन 1 2 3 बना लो, बाकी मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, ठीक, तो अब हमने क्या कर लिया, इनको इक्वेशन 1 2 3 बना लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है हमारे पास वो जीरो है, और डाइवर्जेंस ऑफ एच जो है वो भी जीरो है, और कर्ल ऑफ ई जो है वो मेरे पास है माइनस का म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी, और कर्ल ऑफ एच जो है वो मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को ए बी सी डी मान लेता हूँ मैं, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, और इसको डी मान लेता हूँ। ठीक, बाकी इक्वेशंस को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से अपनी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट होती है। फॉर फ्री स्पेस हमने जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनको थोड़ा चेंज कर लिया, कंडीशंस रख के, जो फ्री स्पेस की कंडीशंस होती हैं। अब क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, टेक, ठीक है, टेक कर्ल
ऑफ इक्वेशन सी। जो इक्वेशन सी है इसका हमने क्या कर लिया, दोनों साइड कर्ल ले लिया। ठीक, ऑलरेडी कर्ल ई है लेकिन दोनों पक्षों में मैंने क्या ले लिया, इसमें कर्ल ले लिया। तो कर्ल ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ल ई। ठीक है, कर्ल ई ऑलरेडी था, एक बार और कर्ल ले लोगे तो कर्ल ई हो जाएगा ये। ठीक, इक्वेशन सी याली इक्वेशन। ठीक, इक्वल्स टू माइनस का म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, डेल ओवर डेल टी भी ऐसे ही रहेगा, और कर्ल किसका होगा, कर्ल जो अंदर चीज है ये एच, इस एच का वेक्टर का ही तो होगा कर्ल, तो कर्ल एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सही है, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अगर मैं कर्ल जो इक्वेशन सी है इसका कर्ल ले लेता हूं। ठीक, अब क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, वेक्टर आइडेंटिटी होती है कि अगर आप कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ले रहे हो, कोई भी वेक्टर है, सपोज यहां पर तो हमारा ई है, किसी भी वेक्टर का अगर आप दो बार कर्ल ले रहे हो, ठीक, तो क्या होगा, तो वो वेक्टर किस में टूटेगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक, मतलब उस ये चीज निकालो, या आप क्या निकालो, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर उस वेक्टर का निकाल दो। तो ये एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, जैसे होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो उस वाले पक्ष के बराबर होता है, तो वैसे ही यहां पर है। तो ये दोनों चीजें इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। ठीक, तो मैंने कर्ल ई की जगह पर मैंने ये लिख दिया, लेकिन मुझे पता है ये आ रहा है यहां पर। ठीक, यानी कि इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, फॉर फ्री स्पेस मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन ए ये जो चीज हो जाएगी ये तो जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, ये चीज माइनस का डेल स्क्वायर ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कर्ल ई जो होगा वो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई के बराबर होगा। ठीक, मतलब डाइवर्जेंस कर रहा हूं, डेल स्क्वायर ई के बराबर होगा। तो इस पूरे टर्म की जगह पर मैं माइनस का डेल स्क्वायर ई लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, माइनस का डेल स्क्वायर ई लिख सकता हूं इस कर्ल ई की जगह पर। ठीक है, यहां पर लिख दो यार, माइनस का डेल स्क्वायर ई लिख सकता हूं। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या है, देखो माइनस ये जो चीज इसकी वैल्यू रख दी मैंने, अब बराबर माइनस का म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी। अब फ्रॉम इक्वेशन डी से कर्ल एच की वैल्यू भी रख सकता हूं मैं। कर्ल एच की वैल्यू क्या है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। यही तो है कर्ल एच की वैल्यू। तो कर्ल एच की वैल्यू भी मैंने रख दी, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ गए, और ये दो बार हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया। तो यानी कि माइनस का, अब ये माइनस माइनस दोनों साइड है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा डेल स्क्वायर ई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अपनी इक्वेशन जो भी बनाना चाहो इक्वेशन 1 बना देना, मेन इक्वेशन है ये। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। ये ABCD बनाई है तो इसको A बना देना, 1 बना देना। ठीक, हो गया। तो इतना नोट डाउन कर लो, इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब क्या है, इक्वेशन D लेंगे, जैसे हमने E लिया वैसे ही बिल्कुल डिट्टो काम करना है हमें। किसके संग, यहां पर ले लो इक्वेशन D, टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन D, इक्वेशन D का कर्ल ले लो। अब इक्वेशन जो D है आपकी, इसका आपने क्या ले लिया, कर्ल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, कर्ल H हो जाएगा, है ना, कर्ल H है, कर्ल H, और इस साइड क्या बचेगा आपके पास, म्यू नॉट बाहर रहेगा और डेल ओवर डेल टी, और कर्ल E आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, और अंदर आ जाएगा कर्ल ऑफ E। ठीक है, अब क्या है, कर्ल H की वैल्यू क्या होगी भाई, कर्ल H की वैल्यू फिर से कर्ल ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, इसको भी, मतलब ये भी एक वेक्टर का है, दो बार कर्ल, तो इसको भी इस तरीके से तोड़ा जा सकता है।
है ना, तो आपको क्या मिलेगा, समझो एक बार, है ना। आपने क्या करा, फिर से वही काम करा, आपने जो वहां पे करा तो इससे ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब आपने क्या करा, जो इक्वेशन डी थी उसमें कर्ल ले लिया, तो कर्ल एच हो जाएगा यहाँ पर, दोनों पक्षों में लिया है तो, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी ऐसे रहा, ये कर्ल ई बन गया। ठीक, अब कर्ल ऑफ एनी वेक्टर मैंने बताया था इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये बना ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस का डेल स्क्वायर एच। ठीक, ये बन गया। अब आप देख रहे हो कि क्या डाइवर्जेंस ऑफ एच की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एच की वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि कर्ल एच की वैल्यू भी माइनस का डेल स्क्वायर एच हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस का डेल स्क्वायर एच हो जाएगी, माइनस का डेल स्क्वायर एच। तो आप इस जगह पर क्या रख सकते हो, माइनस का डेल स्क्वायर एच रख सकते हो। ठीक है, आपने माइनस का डेल स्क्वायर एच रख दिया। ठीक, माइनस का डेल स्क्वायर एच रख दिया इक्वल्स टू, अब यहां पर आपको कर्ल ई की वैल्यू रखोगे फ्रॉम इक्वेशन सी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सी, ये लैंग्वेज में लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन सी हमने क्या रख दी, कर्ल ई की वैल्यू रख दी, तो ये एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी ऐसी रहा। आपने कर्ल ई की वैल्यू रखी, कर्ल ई की वैल्यू है कितनी भाई साहब, ये है माइनस का म्यू नॉट डेल ओवर डेल एच टी। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब यहां पर अगर आप लोगे बाहर इसको, माइनस का म्यू नॉट बाहर ले जाओ, तो माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर, ये आ गया। माइनस का साइन है, माइनस का कट गया, तो यहां पर बचा क्या, डेल स्क्वायर एच बचा, और बराबर क्या बचा यहाँ पर, ये क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर, बस हो गया काम। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। अब ये और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बस ई आ जा रहा है, वहां पर एच आ जा रहा है, तो इक्वेशन 2 बना दो इसको। और ये मिली किससे, हमें जो हमने इक्वेशन वो रखी है, कंडीशंस रखी है किसकी, मैक्सवेल इक्वेशन की फ्री स्पेस, उससे ही मिला है, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व करा है, हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ये 2 इक्वेशन मिल रही हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, ये आ गया और ये आ गया, तो इन दोनों की जर्नल फॉर्म मैं लिख सकता हूं। देखो यहां पर एच आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है, तो मैं जर्नली एक टर्म ले रहा हूं यू। ठीक है, तो खाली यू रिप्लेस करूंगा तो मतलब ये टर्म मिल जाएंगे, यानी कि इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो, इनको तो इक्वेशन बनाई दो, और एक जर्नल सोल्यूशन लिख देता हूं जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। और ये यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, ए भी होगा आपका, एच भी होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन तो आ रही है, साथ में ये इक्वेशन आ रही है, इसको इक्वेशन 3 बना लेना। ठीक है, ठीक, अब क्या है, यहां तक हो गया, ये मिटा देता हूं मैं, तो ये जर्नल सोल्यूशन हो गया एक तरीके से। अब क्या है, देखो यहां पर क्या करना है, हमें पता है एक जर्नल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ठीक है, जर्नल वेव इक्वेशन क्या होती है, देखो जनरल वेव इक्वेशन जो होगी उसको लिखा जाता है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, ठीक, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। ये जो होती है, ये होती है जर्नल वेव इक्वेशन, जहां पर ये जो v होता है, ये जो v होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये भी वेव है, ये जर्नल वेव इक्वेशन है, तो इसको और इसको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं। मैं कंपेयर कर देता हूं इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 बना देना। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर करा तो मैं देख रहा हूं 1/v स्क्वायर जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। अब म्यू नॉट क्या है भाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही है, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करता हूं मैं थोड़ा और, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, चेंज कर दूंगा चीजें, तो
वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और v की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/, ठीक, √μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है, μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब जो v है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये पूरा, क्योंकि इस तरीके से लिखा जा सकता है μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, ठीक, एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 9 × 10⁹, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, जब कुलाम का नियम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो 1/, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √ ये ऐसी रहा, ये हो जाएगी 9 × 10⁹, और 4 पाई है ऊपर, साथ में ये अलग से रहेगा, और μ0 की वैल्यू रख दो, μ0 जो नीचे बच रहा है उसकी वैल्यू रख दो, क्या है वो 4 पाई × 10⁻⁻7, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है। अब ये -7 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर, यानी कि 9 × 10⁻16, तो कॉमन आ जाएंगी चीजें, 9 जो होगा 3 × 3 में टूटेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और 10⁻16 है तो आधी पावर बाहर आ जाएगी, यानी कि 8। तो यानी कि वेलोसिटी जो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन फ्री स्पेस, वो कितनी आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें अभी तक बताया गया था, लेकिन आज हमने क्या करा, प्रूव करा है पहली बार कि भाई जो लाइट होती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन फ्री स्पेस, उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो यहां से आती है, ठीक है। तो यहां तक तो आ ही सकता है। अब ये काफी लेंथी है, अभी और भी बचा है आगे काफी, ठीक। तो अब हमने एक टास्क अपना पूरा कर लिया कि वेलोसिटी बता दी हमने, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो k है, ठीक है, वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब वो करते हैं। अभी तक अपने जो अपनी वेव थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, उसकी स्पीड निकाल ली अभी, जो कि v है, ठीक है, और वो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। अब क्या है, देखो अभी जो हमारा सोल्यूशन आ रहा था पीछे जो हमने निकाला था, वो जनरल सोल्यूशन क्या आ रहा था, वो आ रहा था ∇2 u इज इक्वल टू ∇2 u इक्वल्स टू μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, μ0 एप्सिलॉन नॉट ∇2 u ओवर ∇t²। लेकिन अभी हमने पता लगाया कि यहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वो 1/c² होनी चाहिए, ठीक है। ∇2 u जो होता है वो क्या होगा 1/c² होना चाहिए। वेव इक्वेशन अगर मैं उसके लिए लिखूँ ∇2 u ओवर ∇t², तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, अपनी जो इक्वेशन थी उसको। तो यहाँ से हमें एक चीज़ भी पता चल रही है कि जो c होता है, ठीक है, 1/c² जो होता है वो μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या फिर ये कहो कि c जो होता है 1/ ये होता है μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी आगे कहीं, तो ठीक है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन से क्या है, मैं जो ये इक्वेशन थी वो जनरल इक्वेशन थी, वो थी किसकी, E और H। मैंने कहा मैं किसी भी इंस्टेंट पर U की जगह पर E और H अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है, ∇2 E 1/c² ∇2 E ओवर ∇t², ये बन रही है, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 बना लो, 3 तक बन गई थी वहाँ पर, तो ये हो गई ∇2 आपकी H जो हो गया वो गया 1/c² ∇2 H ओवर ∇t², ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 5 बना लो। अब अगर आप देखो तो अब हमें चाहिए इनके सॉल्यूशन। तो ये जो है वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, प्लेन वेव जो होती है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब देखो पहली चीज़, ये एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह देखो इसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, E जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, E होगा, ठीक है, E होगा। तो E होगा, ठीक है, और E किसका फंक्शन होगा, टाइम का तो होगा ही होगा और R का होगा, क्योंकि ये डेल है। तो डेल क्या है एक्चुअल में, डेल XYZ का फंक्शन होता है, XYZ होते हैं इसमें,
डेल ऑपरेटर में एक्स वाई जेड होते हैं ना, तो ठीक है, तो यानी कि एक्स वाई जेड एक्चुअल में क्या है आर, तो आर भी आएगा, स्पेस भी आएगा और टाइम भी आएगा। ई जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, आर और टी का फंक्शन होगा, आर और टी का फंक्शन होगा। ठीक, अब क्या है सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक, इसका सॉल्यूशन होता है, ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन। दूसरा ये, ठीक, दूसरा क्या है, एच इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट टी, ये हो गया एच नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक, ये हो गया। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, 6 हो गई, 5 तक आ गई थी, ये इक्वेशन 6 हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से हमें उनको तीनों को प्रूव करना है परपेंडिकुलर। कैसे, ई के और एच को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 4 मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। उन 4 मैक्सवेल इक्वेशन में से जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप रखो ई, ये लिखो यहां पर फॉर फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस भी लिख देना आगे। ठीक है, क्या डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को कैसे लिखोगे आप, डाइवर्जेंस को अगर लिखोगे तो ये लिखोगे आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, डॉट डॉट ई का सॉल्यूशन क्या है, ये है, यानी कि ई नॉट, ई नॉट है, तो अब ई नॉट भी क्या है, वेक्टर है ये, तो ई नॉट को भी आप तोड़ सकते हो किसमें, कंपोनेंट में इसके, आई कैप ई नॉट एक्स प्लस जे ई नॉट वाई प्लस के कैप ई नॉट जेड, ये इस कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हो। तो जब मैं इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा अंदर आई कैप के प्लस, इस ई नॉट की जगह पर लिख रहा हूं। अब क्या है देखो, डेल डॉट ई लिखना है, अब ई की जगह पर ये पूरा लिखूंगा, उसके लिए पहले ई नॉट और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये टर्म आएगा। ठीक है, ई नॉट आई ई नॉट जे ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड लिखूंगा। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये आई के। अब के भी के एक वेक्टर है, के भी वेक्टर है, तो के वेक्टर जो है उसको आप लिखोगे क्या, आई कैप के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के कैप के जेड। ठीक, इस तरीके से लिखोगे, तो इसको लिखोगे तो अंदर लिखोगे क्या, के, अब देखो के डॉट आर, आर भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, आर वेक्टर कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब अगर आप देखो यहां पर हो क्या रहा है, के डॉट आर हो रहा है, तो के डॉट आर हो रहा है यानी कि आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अंदर डायरेक्ट मैं टर्म लिख रहा हूं, क्या आ रहे हैं, यहां पर आ रहा होगा मेरे पास के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। ठीक, के जेड जेड आ रहा होगा माइनस आयोटा ओमेगा टी, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये के डॉट आर की जगह पर, क्योंकि आर और के की वैल्यू पता है, उन दोनों में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये टर्म मिलेगा मेरे को। ठीक है, और ई नॉट ये पूरा रखोगे आप, यहां पर रखना है पहली मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक, तो ये टर्म पूरा इस तरीके से खुल जाएगा। अब खुल जाएगा भाई, तो अब क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है, पहले ई नॉट वाला टर्म जो है ई की पावर वाला, ये इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा एक एक से, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, तो जब आपने इसको अंदर डाला और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों की है डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो टर्म बनेगा ई के साथ में जो टर्म बनेगा, वो टर्म क्या होगा, सिर्फ इससे होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं पहला टर्म बना के दिखा रहा हूं, बाकी टर्म आप खुद करना। तो क्या होगा, यहां पर ये टर्म जो है, इसके अंदर ये वाला टर्म आया, तो 2 टर्म हो गए, क्या, ई की पावर 0x इंटू ई की पावर, ठीक है, यहां पर आई ई की पावर 0x इंटू एक्सपोनेंशियल उसके ऊपर जो भी चीज है वो,
और ये किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, एक्स के साथ, डेल ओवर डेल एक्स क्या आगे आएगा, कौन सा, सिर्फ ये वाला टर्म 0x इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, ठीक, माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये वाला टर्म आएगा। ऐसे ही आगे भी टर्म बनेंगे। आगे टर्म में वाले में क्या होगा, डेल ओवर डेल वाई आएगा और उसके आगे ई की पावर 0y इंटू ये वाला पूरा टर्म आ रहा होगा, ठीक है। अब ये टर्म तो भैया कांस्टेंट चीज है, ये बाहर आ गई। अब ये जो चीज है, ये चीज, इसका होगा पूरे का डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स पहले पूरा आ जाएगा, फिर इस पूरी चीज का होगा। इस पूरी चीज में अगर इस पूरी पावर का, इस पूरे वाले ऊपर वाले टर्म का सिर्फ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो और कोई चीज तो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ ये वाला टर्म डिपेंड कर रहा है। तो इसका जब होगा डिफरेंशिएशन तो यहां से क्या बचेगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहां से बचेगा आई के की पावर एक्स, आई के एक्स बचेगा। तो आपको क्या मिला, ये चीज तो पहले ही बाहर निकल गई है, ई नॉट एक्स, और यहां से मिला आई के एक्स, ठीक है। ऐसे ही जो अगला टर्म होगा वाई वाला, ठीक, प्लस डेल ओवर डेल जेड वाला, इससे मिलेगा आपको क्या, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट वाई आई के वाई प्लस यहां से मिलेगा आपको ई नॉट जेड आई के जेड। अब इन सब टर्म में से ये वाला टर्म तो बच ही रहा होगा ना सब में, ये वाली पावर, तो ये पहले ही बाहर आ रही है, क्या, ई की पावर आई के डॉट आर लिख दे रहा हूं इसको मैं बंद करके, माइनस आई ओमेगा टी, ये बच रहा है, ठीक है, ये टर्म बच रहा है। अब इस सब में आई बाहर ले सकते हो कॉमन फिर से, ठीक है, तो मैं थोड़ा रब कर रहा हूं इसको। समझ लो एक बार, उसके बाद मैं इसका थोड़ा शॉर्टकट भी बता दूंगा। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी पेपर में तो इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, और पेपर में मैं तो कहूँगा शॉर्टकट ही करना, लेकिन ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, तो कल आप लोगों का भले ही पेपर है, कल के बाद भी इसको बच्चे देखेंगे तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ ये टर्म। आप लोग अगर जिनका कल पेपर है वो ये सब मत करना, ठीक है, वो डायरेक्ट जो मैं बताऊंगा वो कर लेना, ठीक। तो अभी क्या आ रहा है आपके पास, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें आई कॉमन ले लूंगा, आई कॉमन ले लूंगा, तो आई कॉमन ले लिया मैंने, ठीक, और यह बचेगा के अंदर E0x के एक्स प्लस E0y के वाई प्लस E0z के जेड, और यहां पर आ रहा है के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, दो वेक्टर, जैसे अगर ए बी लिखा है यहाँ पर सपोज ए के लिखा है प्लस बी के लिखा है प्लस सी के लिखा है, ठीक। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी तो रहे हो सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक, ये एक्स वाई और जेड कर दो इसके नीचे, ठीक है। तो प्लस डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी तो लिख सकता था मैं, क्या, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख सकता था। अगर इन दो, ये एक वेक्टर होता, ये एक वेक्टर होता, इनकी डॉट प्रोडक्ट करता तो यही चीज तो आती, यही चीज आती है ना, डॉट प्रोडक्ट करता है इन दोनों की। तो ऐसे ही ये ले जो टर्म आ रहे हैं ये भी तो डॉट प्रोडक्ट में रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं ये डॉट प्रोडक्ट में रहे होंगे, किस में रहे होंगे, डॉट प्रोडक्ट में रहे होंगे। और ये सारी चीज चल किसके बराबर रही है, डेल डॉट ई, ये सब जीरो के बराबर चल रहा है मामला, ये सारा मामला किसके बराबर चल रहा है, जीरो के। तो ये जो टर्म आ रहे हैं वो सब जीरो के बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो इन टर्म को मैं खोल कर लिख सकता हूं, ये आई तो मैंने आई रहने दिया, और इसको लिखूंगा क्या, 0x आई कैप प्लस 0y, ठीक है, जे कैप प्लस 0z के कैप, ठीक, और डॉट के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप,
और ये ई की पावर आई के आर के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ई वेक्टर है और ये आपका के वेक्टर है। तो आपको क्या मिल रहा है, और ये ई नॉट है, तो ई नॉट तो उधर जाके 0 हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपका ई नॉट है, ई नॉट है, ठीक है, ई नॉट और डॉट ये क्या है, के वेक्टर है आपका। ठीक, और ये बाहर क्या मिल रहा है आपको, ई की पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ई की पावर को उधर भेज दो, तो ये जो टर्म है ये अंदर जाके इसके साथ भी आ सकता है, तो ये आ जाएगा ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, डॉट के वेक्टर। अब ये एक्चुअल में था क्या, ये अपना ई तो था, तो ई डॉट ई वेक्टर डॉट के वेक्टर ये सब किसके बराबर हो गया, 0 के। अब दो वेक्टर्स ई डॉट के कब होंगे 0, कोई भी दो वेक्टर कब होते हैं 0, देखो ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा जब 90 होगा तभी ये 0 होगा, है ना। अगर ए और बी की कोई वैल्यू है तो ये 0 परपेंडिकुलर कब हो सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलर हो तभी तो 0 हो सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है के और ई की तो कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब के और ई क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से क्या पता चल रहा है मेरे को, ई जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू के होगा। ठीक है, अब सिमिलर चीज मैं क्या रख सकता हूं, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है मेरे पास, वो क्या है अपने पास, डेल डाइवर्जेंस ऑफ एच जो है वो आपका 0 है, एच की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, ठीक है, और सेम चीज आएगी। वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, वहां पर आ जाएगा एच डॉट के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब आप सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको जो एच होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, के। एच और के क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से पता चल रहा है और ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से पता चल रहा है। तो मुझे दो चीज पता लग गई कि जो ई है वो के परपेंडिकुलर है और एच भी के परपेंडिकुलर है, ये दो चीज पता लग गई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, लिख लो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, बस इतना लिख लो। अब क्या है, इससे ये पता लग रहा है ई जो है वो के परपेंडिकुलर है और एच जो है वो के परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ई और एच भी आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये प्रूफ हो जाएगा तभी तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए जो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो पेपर में जिनका कल पेपर है उनको क्या करना है, इसको पूरे को मत करो, सिर्फ क्या करो, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन लिखो और मैक्सवेल इक्वेशन से ये आता है ये याद कर लो। ठीक, सेकंड मैक्सवेल है, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से ये आता है ये याद कर लो, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, ये पूरा राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर समय है आपके पास तो अच्छे से कर सकते हो ये पूरा। अब क्या है, अब आप अपनों को ये चीजें पता लग गई हैं, अब अपने थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से देखते हैं क्या आता है। उसके लिए मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमें क्या पता है, कर्ल ऑफ ई जो है वो आपका क्या था, माइनस का डेल बी ओवर डेल टी था, और इसको आप लोगों ने कर दिया था फ्री स्पेस के लिए माइनस का म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी कर दिया था। एच की वैल्यू रख देते हैं, ई की वैल्यू रख देते, तो यहां पर क्या मिलता है, जब एच और ई की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, मेरे को मिलता है यहां पर के क्रॉस ई इज इक्वल टू, के क्रॉस ई इज इक्वल टू, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ओमेगा एच। ठीक है,
म्यू नॉट ओमेगा एच, ये मिलता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देख लेता हूँ मैं, जब हम रखते हैं, ठीक है, के क्रॉस ई जो है वो म्यू नॉट ओमेगा एच सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाता है। जब मैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में चीज़ें रखूंगा तो मेरे को ये रिलेशन मिलती है। अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो ए क्रॉस बी जब वेक्टर होता है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप भी एक वेक्टर होता है जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि के और ई जो वेक्टर हैं उनसे परपेंडिकुलर है एच। एच क्या है, ई से भी परपेंडिकुलर है। इस केस में ये प्रूफ हो गया, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से प्रूफ हो गया, जो ई है ई से भी परपेंडिकुलर है एच। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में हैं तो ई और एच क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो गया। अब फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जब मैं रखता हूं वो यहां पर क्या है, कर्ल ऑफ एच जो है आपके पास वो क्या है, डेल एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी है। तो यहां पर जब मैं रखता हूं तो मेरे को मिलता है के क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस का एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई, ये मिलता है। ठीक है, तो इससे भी क्या प्रूफ हो रहा है, इससे भी प्रूफ हो रहा है कि जो ई वेक्टर है, क्योंकि अब यहां पर डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन है, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज मिल रही है वो ई की डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी। तो ये जो चार कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या, ये ठीक, दूसरी कंडीशन क्या, ये, तीसरी कंडीशन ये, और चौथी कंडीशन ये। तो इन चारों कंडीशन से ये प्रूफ होता है क्या, कि ई एच एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, एक दूसरे से क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन चारों कंडीशन से ये प्रूफ होता है। अगर समय नहीं है तो फर्स्ट मैक्सवेल से ये आता है, सेकंड से ये आता है, थर्ड से आता है, फोर्थ से आता है, इस तरीके से लिख तो हो गया काम। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना थोड़ा बहुत याद करके चलो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, प्रूफ कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें और हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पेपर में आएगा पूरी, अगर 15 नंबर की तो सब कुछ अच्छे से करके आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक कराओगे, यहाँ तक आया है तो यहाँ तक कराओ। ठीक है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करने का, खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस को कह रहा है वो डिफाइन करो, अच्छे से सब कुछ बताओ, तो सब कुछ करना। जिनका कल पेपर है वो इतना ये कर लो, काफ़ी है। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी बना देना साथ में। डायग्राम आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, तो वो डायग्राम भी आप बना लेना अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन फ्री स्पेस। ठीक है, चलो अब क्या है, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, वो क्या है कि एक रिलेशन आप प्रूफ कर सकते हो इससे, कि जो B होता है क्या, CB की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, E होती है। CB की जो वैल्यू होती है वो E होती है, ये भी प्रूफ कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास क्या आ रहा था, मैंने बताया K क्रॉस E की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट, ठीक है, ओमेगा H आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो H की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ओवर म्यू नॉट ओमेगा और K क्रॉस E हो जाएगा। अब देखो K जो होता है वो वेव प्रोपगेशन वेक्टर होता है। ठीक है, इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एन कैप उससे दिखा रहा है। ठीक, अब K जो होता है वो क्या है, वेव वेक्टर है यहाँ पर, और उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख दिया आपने, और एन कैप, और लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू, और ये C लिख सकते हो। अब 2 पाई न्यू जो होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा अपॉन C एन कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल रही है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा यहाँ से आप देखोगा तो K वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक कर दिया आपने। इसके बाद आप देखो H जो है, यहाँ पर आप इस K को क्या ले सकते हो, K
के इंटू इसके मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर में तोड़ सकते हो, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा ऐसे ही रहा, और यहाँ पर एन कैप इंटू ई आ जाएगा। अब क्या है, के जो है और ओमेगा, के और ओमेगा, यहाँ से रिलेशन अगर मैं देखूँ तो के और ओमेगा में क्या आ रहा है, इसको और इसको कंपेयर करूँगा तो के जो आ रहा है वो ओमेगा अपॉन सी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से देखो आप, तो आपको सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन सी जो है वो के अपॉन ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर के अपॉन ओमेगा है तो यहाँ पे 1 अपॉन सी लिख सकता हूँ, तो h इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और ये म्यू नॉट तो है ही साथ में। और ये जो वैल्यू है वो क्या देगी, किसी भी यूनिट वेक्टर की अगर ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खुलेगा कैसे, वही ए क्रॉस बी का कैसे खोलते हैं हम, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, और साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा एन कैप, अब यहां पर ये क्या है, मॉड ऑफ ई, ये यूनिट वेक्टर का मॉड क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, मॉड ऑफ ई, तो ये जो होगा एन क्रॉस ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी एक की, और एक क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, ठीक। अगला साइन थीटा, अब ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, और ये था ई, और अभी हमने प्रूफ करा है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन और ई जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो साइन 90, तो यहां से एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है, और एन कैप, ठीक है। तो अब एन कैप ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला मिल रहा है, तो एक्चुअल में ये आपको ई वेक्टर ही मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर ई ही मिल रहा है। तो इसको आप क्या रख सकते हो, इस पूरे की जगह पर ई वेक्टर लिख दो, ठीक है, लिख दो, चलता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक। अब ठीक है, तो ये आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये आ गया। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूं और अच्छे से, तो म्यू नॉट को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू बी, म्यू नॉट इंटू एच, जो वो हो जाएगा बी, और सी को भी इधर भेज दूं तो सी बी जो होता है वो ई के बराबर होता है। यही तो मैंने कहा था आपसे प्रूफ करने को, तो ये भी मैंने प्रूफ कर दिया एक चीज, ठीक। अब लास्ट जो चीज मैं बताने वाला हूं वो है आपका वेव इम्पीडेंस, ठीक है। वेव इम्पीडेंस क्या होती है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो वेव इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है। ये चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार देख ले, चल रहा है, चलो ठीक है। तो वेव इम्पीडेंस क्या होगी इसके लिए, तो वो देखते हैं। तो वेव इम्पीडेंस एक फैक्टर होता है, वेव इम्पीडेंस, ठीक है। तो वेव इम्पीडेंस कैसे दिया जाता है, Z से दिया जाता है। तो Z नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ H अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E अपॉन H, ठीक है। तो E अपॉन H को अगर आप खोलोगे तो वो E नॉट अपॉन H नॉट में ही खुलेगा, ठीक है। और E अपॉन H नॉट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है क्या, म्यू नॉट C है। अभी हमने देखा कि जो C B था वो क्या था अपने पास, सी बी जो था वो ई के बराबर आया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको म्यू नॉट एच में खोलूँ तो यहाँ से एक ये भी रिलेशन पहले आ रही थी, क्या, ई 1 अपॉन म्यू नॉट सी आ रही थी, ये रिलेशन आ रही थी अपने पास। तो यही रिलेशन से मिल जाएगा क्या, एच, इसका उल्टा देखूंगा ना, क्योंकि अपने पास एच अपॉन ई की वैल्यू ये आ रही थी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, म्यू नॉट सी। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये म्यू नॉट सी के बराबर आ रही होगी। अब म्यू नॉट और सी जो है इसकी मुझे वैल्यू बतानी है कितनी होती है, ठीक है। म्यू नॉट सी की मुझे वैल्यू बतानी है कितनी होती है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होती है, देखो सी की वैल्यू भी मैंने बताया था, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दो तो जेड नॉट आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट ऐसे ही रखा आपने, और यहाँ पर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रखा, तो यहाँ पर मिला अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब आप काटापीटी करोगे, इसकी वैल्यूज़ रखोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो होती है वो रखोगे, तो आपको मिलता है 376.6 ओम, ठीक है। ये एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है इन सिंपल जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो। तो ये क्या है 376.6 ओम, ये क्या है इसका वेव इम्पिडेंस है। तो वेव इम्पिडेंस तक आप निकाल के आ जाओ, पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपका, ठीक है। डायग्राम भी बना देना अच्छे से और अच्छे से करके आओ। तो ये है आपका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए भी आ सकता है, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी आपसे वो पूछ सकता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो आपका क्या परिवर्तन आएगा, जो वेव है उसके वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आएगा और ये सब। तो वो उसमें कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन होती है। तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।